हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6th सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत। आपकी बुक का नाम है संघर्ष और शांति निर्माण, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। यूनिट 1 के पार्ट बी की आज की वीडियो में हम बात करेंगे। पार्ट ए ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पार्ट, उसके बाद आप सेकेंड पार्ट को ध्यान दीजिए। बात करें, चैप्टर का नाम है संघर्ष समाधान, संघर्ष परिवर्तन और संघर्ष प्रबंधन। इस चैप्टर में हम मेनली संघर्ष के इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और बात करें, ये जितने भी नोट्स बनाए गए हैं, ये सारे के सारे नोट्स आपकी बुक को स्टडी करके बनाए गए हैं, स्टडी मटेरियल को, और साथ के साथ इंटरनेट से कंटेंट को लेके बनाए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरा देखें। आपके एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये वीडियोस आ पाएँ, पर कहीं ना कहीं और चीज़ों की वजह से ये वीडियोस लेट हो रही हैं। तो चलिए शुरू करें हम चैप्टर को। शीत शांति और संघर्ष के अध्ययन के संदर्भ में प्रथम विश्व युद्ध को शुरुआती बिंदु माना जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को क्या माना जाता है? शुरुआती बिंदु माना जाता है कि अगर हमें शांति और संघर्ष के बारे में पढ़ना कब चालू करा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही लोगों को पता चला कि शांति और संघर्ष का क्या महत्व होता है और क्या ये चीज़ें हैं। इस युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व चेतना में एक परिवर्तन आया, जो पूर्ण रूप से शांति और संघर्ष के मुद्दों को देखता है। अब जब ये युद्ध हो गया तो पूरे विश्व को पता चला कि उनके मन में एक चेतना जागी कि अब हमें शांति के ऊपर भी पढ़ना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य में कोई युद्ध ना हो। फिर 3 बड़े नेता जॉर्ज कैलमेंस, डेविड लॉयड और वुडरो विल्सन जैसे 3 विश्व के प्रमुख नेता एक बैठक में मिले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और उन्होंने फिर बातचीत करी कि शांति को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है, ठीक है, बनाए रखा जा सकता है इन फ्यूचर, और साथ के साथ संघर्ष को कम किस प्रकार किया जा सकता है। विल्सन ने प्रसिद्ध 14 बिंदुओं का प्रस्ताव रखा। विल्सन ने क्या रखा? एक 14 बिंदुओं का, या आपका ये 14 स्टेटमेंट का एक प्रस्ताव रखा, जिसमें कई सारी चीज़ें बताई गई थी। विल्सन के 14 सिद्धांत ने मूल रूप से यूरोप साम्राज्य के अंत और राष्ट्रीय संघ की स्थापना पर बल दिया। तो विल्सन के जो 14 सिद्धांत थे, उनमें क्या बताया गया कि भाई राष्ट्रीय संघ का तो एक तो निर्माण होना चाहिए, और उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया। साथ में यूरोप में साम्राज्यवाद के अंत के ऊपर ध्यान दिया गया, कि मतलब राजा की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त करने के ऊपर ध्यान दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय के विनाश और संकट ने विश्व समुदाय को शांति और संघर्ष के समाधान पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे विश्व को लगा कि हाँ, हमें शांति और समझौते या संघर्ष पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो कि भविष्य में लोगों को बचा सकती है किसी भी प्रकार की हानि से। 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्धों ने अनेक अंतहीन समस्याओं को उत्पन्न किया। ठीक है, 20वीं शताब्दी में 2 युद्ध हो गए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिनका समाधान करने के लिए मानव समाज को शांति की आवश्यकता हो गई। अब क्या हुआ कि भाई ये युद्ध हो गए, इन युद्धों को समाप्त करने के लिए शांति की आवश्यकता लोगों के सामने आई। इस प्रकार शांति और संघर्ष के अध्ययन को महत्वपूर्ण भूमिका माना गया या बन गई। शांति और संघर्ष अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं की समझ और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। शांति और संघर्ष के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? अलग अलग पहलू पढ़ते हैं, ठीक है, और उनको पहलुओं के परिणाम क्या निकल सकते हैं, इनके बारे में भी पढ़ा जाता है। इसका उद्देश्य शांति की संस्कृति को फैलाना और शांति और संघर्ष के नए दृष्टिकोण विकसित करना था। तो ये जो पढ़ने का तरीका था, इसका मतलब पढ़ने का जो कारण था, उसका उद्देश्य ये निकला कि शांति की जो संस्कृति है उसको और ज़्यादा फैलाना, शांति और संघर्ष के नए दृष्टिकोण को विकसित करना, ताकि फ्यूचर में अगर कोई अलग प्रकार की व्यवस्था या फिर आप कहें अलग प्रकार का युद्ध हो रहा है तो उसको किस प्रकार से निपटाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, शांति और संघर्ष अध्ययन के अंतर्गत शांति के संदर्भ के विभिन्न गतिविधियों की समझ और उनके प्रभावों पर अध्ययन होता है। ठीक है, जब शांति का हम लोग अध्ययन करते हैं, या फिर जो भी लोग विशेषज्ञ हैं शांति का अध्ययन करते हैं, तो वो उसके विभिन्न गतिविधियों की समझ और उनके प्रभाव, भाई क्या प्रभाव पड़ेंगे अगर हम इस प्रकार की नीति का अपनाते हैं जो शांति में, तो क्या प्रभाव पड़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। यह अनुशासन सभी सामाजिक स्तरों पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मानव समाज के विकास और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो क्या है कि जो अनुशासन बनाए रखना है सभी प्रकार के सामाजिक स्तरों पर, समाज में अलग अलग स्तर होते हैं, उन सभी पर अनुशासन बनाए रखना चाहिए, और ये आवश्यकता भी है। क्यों? क्योंकि आप सपोज करिए कि नीचे वाले स्तर पर तो अनुशासन बहुत अच्छे से, परंतु ऊपर के स्तर जो है वहाँ पे अनुशासन नहीं है, व्यवस्था खराब है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे संघर्ष देखने को मिलेगा।
और ये मानव समाज के विकास के लिए है और सुरक्षा के लिए है, इसीलिए ये आवश्यक भी है। इसके माध्यम से हम शांति और संघर्ष के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं और एक सामर्थ्य बनते हैं जो समाज में सामान्यता, न्याय और शांति को बढ़ावा देता है। ठीक है, जब हम लोग सभी प्रकार के जो स्तर हैं वहाँ पे अनुशासन बना के रखेंगे, साथ के साथ अध्ययन करेंगे शांति का, तो हम क्या बना पाएंगे, एक अच्छा समाज बना पाएंगे जहाँ पे समाज में समानता होगी, न्याय होगा और शांति को बढ़ावा दिया जाएगा। शीत युद्ध के बाद के दौर में एक विशेष क्षेत्र का अध्ययन हुआ जो संघर्ष के प्रबंधन, निवारण, रूपांतरण, शांति निर्माण और संरक्षण का तंत्र से जुड़ा था। शीत युद्ध का जो दौर था उसके बाद एक विशेष क्षेत्र, आप कह सकते हैं कि स्पेशल सेक्टर के बारे में लोगों ने अध्ययन करना चालू करा, जिसके अंतर्गत क्या था, संघर्ष के प्रबंधन के बारे में बात करी गई, उसका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है, उसका रूपांतरण किस प्रकार किया जा सकता है संघर्ष का, ठीक है, शांति का निर्माण और शांति के संरक्षण के से जुड़े तंत्र था। आगे बात करें, विभिन्न विशेषज्ञों ने संघर्ष के अध्ययन का महत्व देखा और इसे शांति और संघर्ष के अध्ययन के रूप में नामांकित किया। मतलब जो विशेषज्ञ थे, बहुत बड़े बड़े नेता थे, ठीक है, जिन्होंने ये देखा कि भाई जो संघर्ष का अध्ययन है उसका महत्व क्या है, तो इसके साथ ही उन्होंने क्या करा, शांति और संघर्ष के अध्ययन को एक साथ करके उसको नामांकित किया कि भाई शांति और संघर्ष के अध्ययन के बारे में एक पर्टिकुलर सेक्टर होगा जिसमें पढ़ाई करवाई जाएगी। उन्होंने शांति और संघर्ष के बीच संबंध के विशेष क्षेत्र, विशेष महत्व को भी बताया। 1914 से 18 और 39 से 45 में फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चला, युद्ध के समय अध्ययन में विशेष ध्यान दिया गया था। आदर्शवाद ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कमजोर साबित किया और शांति के लिए संघर्ष पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदर्शवाद ने क्या करा, जो संगठन थे, ठीक है, उनको कमजोर भी साबित करा और साथ के साथ शांति के लिए संघर्ष पर जोर दिया। शांति प्राप्त करने के लिए आदर्शवाद ने संघर्ष पर जोर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि नई उदाहरण बताई जा रही है कि भाई शांति कायम करनी है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। इस प्रकार से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में शांति अनुसंधान के कार्यक्रम शुरू हुए। ठीक है, यूरोप और जो उत्तरी अमेरिका था वहाँ पे शांति के लिए अनुसंधान, आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े ने काम करना चालू करा, उन्होंने अपना कार्य करना चालू करा। इसके बाद विभिन्न संस्थानों की स्थापना हुई, जैसे कि शांति और संघर्ष केंद्र, पिच रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल पिच रिसर्च सोसाइटी। ये बहुत बड़े बड़े आप कह सकते हैं संगठन और इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जो कि शांति की स्थापना के लिए क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं के शोध में सहायता करना था। मतलब इनका मेन उद्देश्य क्या था, क्यों बनाए गए थे, ताकि सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं, भाई जो समाज की संरचना है सामाजिक क्षेत्र पर और आर्थिक संरचना है उसके ऊपर शोध किया जा सके, स्टडी की जा सके और सहायता करने के लिए। ठीक है, आधुनिक समय में सैन्यकरण और हथियारों की प्रतिस्पर्धा के कारण शांति के लिए चिंता बढ़ गई। अब क्या हुआ, आधुनिक समय में, वर्तमान समय की बात करें तो सैन्यकरण मतलब सेना को बहुत ज़्यादा बढ़ाना और हथियारों की प्रतिस्पर्धा, हथियारों की होड़ के कारण क्या हुआ, शांति के लिए चिंता बढ़ गई। अब सपोज करिए कि भाई हर एक देश बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन रहा है, नए नए हथियार बना रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि शांति के लिए चिंता बढ़ती जा रही है कि कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा भी आएगा ताकि जो बड़े बड़े जो देश है शक्तिशाली वो लड़ पड़ेंगे, ठीक है, और पूरे विश्व में अशांति फैल जाएगी। इससे लोगों के बीच सामाजिक आंदोलन और दमन की घटनाएं बढ़ी। अब क्या हुआ, भाई लोग जो थे जिन्होंने देखा कि बड़े बड़े देश क्या कर रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, ऐसे हानिकारक हथियार, तो उन लोगों ने आंदोलन करना चालू करा, ठीक है, दमन करना चालू करा, जो घटनाएं थी ऐसी बढ़ गई। इस संदर्भ में शांति और संघर्ष के अध्ययन का महत्व अधिक हो गया कि भाई अब जब ऐसी व्यवस्था आ गई है तो शांति को बनाए रखना और ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अब देश अपने आप को शक्तिशाली बना रहे हैं और जो देश के लोग हैं वो चाहते हैं शांति को बनाए रखना, इसीलिए वो आंदोलन भी कर रहे हैं इसके कारण। तो शांति को बनाए रखना और ज़्यादा जरूरी हो गया है, विशेष रूप से उन देशों में जहाँ सामाजिक असमानताएं और आर्थिक कठिनाइयों से जूझी जाती है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, इन देशों में इस प्रकार की समस्याएं सामने आती है कि भाई सामाजिक असमानता हो गई या फिर आर्थिक कठिनाइयाँ उनके सामने आ गई। अध्ययन के दौरान गाटलुंग ने संघर्ष का एक मॉडल प्रस्तावित किया। ठीक है, तो ये जो गाटलुंग है, गाटलुंग, इन्होंने एक प्रस्तावित मॉडल, एक मॉडल को प्रस्ताव किया या दिखाया जिसमें सममित और असीमित संघर्ष शामिल था। ठीक है, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि संघर्ष को त्रिकोण के रूप में देखा जा सकता है जो रवैया विरोधाभास व्यवहार से बना है।
यह अध्ययन शांति और संघर्ष अध्ययन की शुरुआत को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो जो गार्डलुंग है, इन्होंने एक मॉडल प्रस्तावित किया जिन्होंने बताया कि भाई हम संघर्ष को त्रिकोण के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है, त्रिकोण के तौर पे देख सकते हैं, इनमें तीनों चीज़ें होंगी। अब आगे बढ़े। अब देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में पढ़े। शांति और संघर्ष का अध्ययन, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज। परिचय की बात करें तो PACS एक अकादमिक अनुशासन है जो युद्ध और हिंसा के कारण शांति की स्थितियों का अध्ययन करता है। अब इस सेक्टर के अंतर्गत क्या होता है, PACS के अंतर्गत वही युद्ध और हिंसा के कारण शांति की जो स्थितियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन कराया जाता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित हुआ जब दुनिया में शांति और सुरक्षा की आवश्यकता बढ़ गई थी। तो शांति और संघर्ष का अध्ययन कब चालू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में शांति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करी जाने लगी और सुरक्षा की आवश्यकता दिखाई दी और बढ़ गई। बात करें उद्देश्य की, तो PACS का मुख्य उद्देश्य शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना और संघर्ष के विभिन्न रूपों के कारण और परिणामों को समझना था। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट जो स्टडीज़ है सेक्टर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो शांति है उसकी संस्कृति को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। साथ के साथ संघर्ष के जो विभिन्न रूप है और कारण, उनके परिणामों को समझा जाए कि भाई संघर्ष के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, संघर्ष के अलग अलग प्रकार किस प्रकार के हो सकते हैं और उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ाई करवाई जाती है। यह शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करने में भी मदद करता है। तो ये जो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ है, ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को स्थापित करने में भी मदद करता है। तो विकास की बात करें इसके बारे में, तो PACS का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति और संघर्ष अध्ययन के लिए समर्पित कई संस्थानों की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए विश्व में ऑलरेडी 20वीं शताब्दी में 2 युद्ध हो चुके हैं, तो पूरे विश्व ने कैसी चीज़ें देख ली थी उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि अब वो नहीं चाहते थे कि एक और ऐसा युद्ध हो जो कि पूरे विश्व को आप कहें कि तोड़ दे। ठीक है, तो इसीलिए PACS का जन्म हुआ, जिसमें स्टडी कराई गई कि शांति को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है और संघर्ष को कम करा जा सकता है। तो इसके लिए नए नए संस्थानों की भी स्थापना हुई। बात करें भारत में PACS 1990 के दशक में विकसित हुआ। 1999 में ढाका विश्वविद्यालय बांग्लादेश में शांति और संघर्ष अध्ययन एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक अनुसंधान खोला गया। आप देखिए 1990 में भारत में इसकी स्टडी चालू हुई, विकसित हुआ ये सेक्टर, और 1999 में ढाका विश्वविद्यालय बांग्लादेश में शांति और संघर्ष का अध्ययन भी आप कह सकते हैं चालू हुआ और शैक्षणिक अनुसंधान खोला गया। इसका महत्व क्या है, PACS आज के समय में महत्वपूर्ण है जब दुनिया हिंसा और संघर्ष से जूझ रही है। ठीक है, जो पूरी दुनिया है वो हिंसा और संघर्ष से जूझ रही है। आप आए दिन पढ़ते होंगे खबरों में कि आज किसी देश के किसी हिस्से में इस प्रकार लोगों ने एक प्रोटेस्ट करा। ठीक है, कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं। भारत की बात ले ले तो जगह जगह अलग अलग जगहों पे संघर्ष हो रहा है, लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। तो क्या हो रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बन गया। जब दुनिया हिंसा और संघर्ष से जूझ रही है, यह हमें शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्ष को हल करने का एक बेहतर दुनिया बनाने में क्या करती है, मदद करती है। शांतिपूर्ण ढंग से हम संघर्ष को समाप्त कर सकें और एक बेहतर दुनिया बना सकें, इसीलिए हमें किस चीज़ का महत्व है, PACS का महत्व है। बात करें विषयों की, तो शांति निर्माण, युद्ध और संघर्ष के बाद शांति की स्थापना करने की प्रक्रिया इसके अंतर्गत सिखाई जाती है। ठीक है, संघर्ष समाधान, हिंसा के बिना संघर्ष को हल करने की प्रक्रिया बताई जाती है। संघर्ष प्रबंधन के बारे में बात करें तो संघर्ष को नियंत्रित करने और उनकी रोकथाम करने की भी प्रक्रिया इसमें सिखाई जाती है, ताकि किस प्रकार संघर्ष को कम करा जा सके और उसे पूरी तरह से समाप्त या रोका जा सके। बात करें शांति शिक्षा की, लोगों को शांति के बारे में शिक्षित करने की प्रक्रिया भी इसमें सिखाई जाती है कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा शांति के बारे में क्या हो, आप कह सकते जागरूक हों, उन्हें पता हो कि भाई शांति किस प्रकार कायम की जा सकती है और संघर्ष को कम किस प्रकार किया जा सकता है। बात करें संघर्ष समाधान के बारे में, ये भी आपकी बुक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बात करें इस टॉपिक के बारे में, संघर्ष समाधान का मतलब है कि हम लोगों के बीच होने वाले विवादों और टकरावों का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहले में बताया गया है कि संघर्ष समाधान का क्या बात है कि भाई जो लोगों के बीच में क्या हो रहा है, विवाद हो रहा है। विवाद किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी मांग को लेकर हो सकता है। ठीक है, कोई झगड़ा हो सकता है, आपसी रंजिश हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए कि विवाद और टकराव को समाधान कैसे किया जा सकता है, ये संघर्ष समाधान है। ठीक है, यह विशेषज्ञों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि
यह हमें सिखाता है कि लोग संघर्ष में क्यों पड़ते हैं और कैसे इसे सुलझाया जा सकता है। ठीक है, तो संघर्ष समाधान में क्या है, ये विशेषज्ञों के द्वारा एक महत्वपूर्ण विषय है। जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, इस सेक्टर में पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें वो लोग क्या सीखते हैं कि संघर्ष में लोग क्यों पड़ते हैं किसी संघर्ष में, और उसे सुलझाया कैसे जा सकता है। संघर्ष समाधान का अध्ययन शुरू हुआ था जब शीत युद्ध के बाद परमाणु हथियारों के उत्पादन के कारण मानव अस्तित्व पे खतरा महसूस होने लगा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ भाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको पता ही चल गया था कि बहुत बड़े बड़े परमाणु हथियार हैं जो सामने आ चुके हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए, शीत युद्ध के बाद जो परमाणु हथियारों का जो उत्पादन था उसने मानव अस्तित्व पर खतरा पैदा कर दिया था कि कहीं ना कहीं इन फ्यूचर ये जो परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं इनका प्रयोग भी हो सकता है। तो इससे क्या हुआ, मानव अस्तित्व पर खतरा सामने आ गया। तो संघर्ष समाधान के बारे में पढ़ाई और ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद संघर्ष समाधान का अध्ययन एक महत्वपूर्ण और वास्तविक विषय बन गया। ठीक है, महत्वपूर्ण भी बन गया और वास्तविक भी बन गया। लोग इसे ऐसे ही नहीं कि बस इसे पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं, इस सेक्टर में पढ़ाई करना ही जरूरी है। ठीक है, वास्तविक विषय उनके लिए बन गया कि भाई अगर हम नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर परमाणु बम का जो आप कह सकते हैं कि खतरा है वो लोगों के सामने जरूर आएगा। तो इसको रोकने के लिए संघर्ष समाधान के बारे में पढ़ाई करना चालू कर दिया। इसमें लोगों के बीच विवाद और के समाधान के उपाय को जानने का प्रयास किया जाता है ताकि वे एक दूसरे से शांतिपूर्ण तरीके से रह सके। जो विवाद है उन लोगों के बीच में, दो देशों के बीच में, दो लोगों के बीच में, ठीक है, तो उस विवाद को जानना और किस प्रकार उस विवाद को सॉर्ट आउट करके उन लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से रहने देना, इसके बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। आधुनिक दिनों में बढ़ती हिंसा, परमाणु भंडार के कारण यह अध्ययन और भी महत्वपूर्ण हो गया। अब क्या हुआ कि वर्तमान समय में बढ़ती हिंसा, लोगों के बीच में हिंसा बढ़ रही है। ठीक है, आए दिन कहीं ना कहीं दंगे फसाद हो जाते हैं। साथ के साथ परमाणु भंडारों के कारण देशों ने बड़े बड़े परमाणु भंडारण बना रखे हैं जिसमें उनके परमाणु बम रखे हुए हैं सेफली। तो क्या है, ये जो है ना, ये कारण है इस सेक्टर में और ज़्यादा पढ़ने के। इससे पहले भी मानवता ने विवाद को सुलझाने के तरीकों को धूमिल किया है, मतलब पढ़ा है, और इससे समाधान करने के तरीके ढूंढने में सक्षम हुई है। इससे ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी संघर्ष हुए थे तो उनको सॉर्ट आउट नहीं किया गया, नहीं किया गया है, परंतु वर्तमान समय में संघर्ष जो है वो बहुत बड़े स्तर पर है और जो खतरा है वो कोई छोटा मोटा खतरा नहीं है। यह अध्ययन हमें विभिन्न समाधानों के बारे में सोचने और उन्हें अपनाने की दिशा में मार्गदर्शित करता है। अब जब संघर्ष समाधान का अध्ययन करते हैं ना लोग, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा होगा मीटिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे जो लोग बैठते हैं ना, वो ऐसा ही नहीं है कि बस वो चले गए डायरेक्टली। उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ाई करा है, उन्होंने मैटर को किस प्रकार सॉर्ट आउट करना है इस बारे में उन्होंने बहुत सारी चर्चा की है और अच्छे से पढ़ाई करी है। इसीलिए वो लोग वहाँ बैठे हैं ताकि वो किसी भी संघर्ष को अच्छे प्रकार से सुलझा सके। ठीक है, तो संघर्ष समाधान के बारे में जो सेक्टर है उनमें उन्होंने पढ़ाई करी है। अब देखिए, संघर्ष समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग विवाद को टकराव समाधान करने के लिए मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। आगे देखें, यह समाधान तकनीकों और विधियों का इस्तेमाल करते हैं जो संघर्ष को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, जब समाधान के बारे में पढ़ा जाता है तो इसमें हम तकनीकों के बारे में पढ़ते हैं, विधियों के बारे में पढ़ते हैं ताकि किसी भी संघर्ष को सुलझाया जा सके। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत और सामूहिक संघर्ष को सुलझाने के लिए काम करने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। देखिए, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक संघर्ष, व्यक्तिगत मतलब दो व्यक्तियों के बीच में या समूह के बीच में होने वाले संघर्ष को सुलझाने के लिए क्या किया जाता है, काम किया जाता है और उस पर ध्यान दिया जाता है। अब देखिए कि भाई हो सकता है संघर्ष छोटे लेवल पे हो तो दो लोगों के बीच में हो सकता है। ठीक है, दो लोगों के बीच में किसी भी चीज़ को लेकर संघर्ष हो सकता है, और बड़े लेवल की बात करें तो देशों के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, अब इस चीज़ को सुलझाने के लिए कुछ विधियों को अपनाया जाता है। ठीक है, कुछ टेक्निक्स को अपनाया जाता है ताकि वो जो संघर्ष की जो कारण है उसको ख़त्म किया जा सके या फिर उसको कम से कम किया जा सके। और इस पर क्या किया जाता है, ध्यान केंद्रित किया जाता है। जैसे कि अभिनेता और अभिनेत्री का संग्रह, यहाँ पे संघर्ष आएगा। ठीक है, तो हो सकता है एक्टर और एक्ट्रेस के बीच में किस बात के संघर्ष हो जाए, तो वहाँ पे उस संघर्ष को समाप्त करना ताकि जिस भी चीज़ पे वो लोग मिलकर काम कर रहे हैं वो अच्छे से हो, इस पे ध्यान केंद्रित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष समाधान भी महत्वपूर्ण होते हैं जिसमें राजनयिका और संयुक्त राष्ट्र के
अभ्यासकर्ताओं का योगदान होता है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संघर्ष होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसको संघर्ष को समाधान करने की कोशिश करता है। यह समाधान विभिन्न पाठ विकल्पों को उत्पन्न करता है जो सहयोग, समझौते और शांतिपूर्ण परिवर्तन के माध्यम से संघर्ष का समाधान करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई संघर्ष होता है तो राष्ट्रीय संघ जो है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है और यह समाधान विभिन्न पाठ विकल्पों का उत्पन्न करता है। अलग अलग पाठ जैसे संघर्ष को समाधान किया जा रहा है तो अलग अलग पाठ निकल के सामने आएंगे, अलग अलग चीज़ें निकल के सामने आएंगी। ठीक है, सहयोग भी आएगा, समझौते भी होंगे और शांतिपूर्ण परिवर्तन भी सामने आएगा। ऐसा नहीं है कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए, अगर संघर्ष कभी भी ऐसे समाप्त नहीं हो जाता डायरेक्टली आप बैठे और बात होगी, कहीं ना कहीं दोनों जो पक्ष हैं उनको समझौता भी करना पड़ता है किसी बात को लेकर। तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। संघर्ष समाधान का एक महत्वपूर्ण तत्व है समझौता। ठीक है, समझौता क्या है, एक महत्वपूर्ण तत्व है जो विवादित मुद्दों को समाधान करने के लिए लोगों के बीच में सहमति और बुनियाद रखता है। अब देखिए, किसी भी बात पे दो देशों के बीच में अगर संघर्ष हो रहा है, ठीक है, तो अगर वो दो देश किसी चीज़ को लेकर समझौता कर ले तो कहीं ना कहीं वो संघर्ष तो कम होगा ही होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को हो सकता है, सपोज करिए कि भाई भारत और चाइना के बीच में हो रहा है किसी ज़मीन के टुकड़े को लेकर संघर्ष, तो कहीं ना कहीं अगर वो क्या कर ले, समझौता कर ले उस ज़मीन के टुकड़े को लेकर सही प्रकार का, जिसमें दोनों देशों में से किसी को भी घाटा ना हो, तो वो संघर्ष कम हो सकता है। समझौता एक औपचारिक दस्तावेज हो सकता है जो कम या ज़्यादा गंभीर शर्तों के साथ हस्ताक्षरित किया जाता है। ठीक है, कम शर्तें भी हो सकती हैं उसमें और ज़्यादा शर्तें भी हो सकती हैं और गंभीर भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हस्ताक्षरित किया जाता है, सिग्नेचर होते हैं। इसके अलावा समझौता अनौपचारिक रूप से भी हो सकता है जिसमें लोगों की गहन समझ होती है और वे विवाद को हल करने के लिए समझौते करते हैं। औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है, ऑफिशियली और अनऑफिशियली कोई वो नहीं है। ठीक है, समझौता होना चाहिए और जो विवाद है वो समाप्त होना चाहिए। इस प्रकार से समझौते अक्सर गुप्त रूप से किए जाते हैं। ठीक है, गुप्त रूप से तात्पर्य है कि चुपके चुपके दो देशों ने समझौता कर लिया किसी बात पे और वो जो समझौता हुआ उससे उनका विवाद भी कम हो गया और विवादित पक्षों के बीच में विश्वास को भी बढ़ावा दिया जाता है। यह विश्वास संघर्ष के समाधान और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान की दिशा में लोगों को प्रेरित भी करता है। तो विश्वास जब बन जाता है दो देशों के बीच में तो इन फ्यूचर जो प्रॉब्लम्स है वो भी कम होती चली जाती है। इस प्रकार संघर्ष समाधान विभिन्न तकनीकों गतिविधियों का उपयोग करके विवाद को सुलझाने में मदद करता है। ठीक है, संघर्ष समाधान में हमने क्या पढ़ा कि किस प्रकार हम दो देशों के बीच में होने वाले संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं। समाप्त करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, समझौते होते हैं। ठीक है, साथ के साथ मीटिंग्स होती हैं और समझौते में शर्तें भी रखी जाती हैं। हो सकता है एक देश के ऊपर कम शर्तें, एक के ऊपर ज़्यादा शर्तें हो। इस प्रकार की चीज़ें संघर्ष समाधान में पड़ी जाती हैं। ठीक है, सुलझाने में मदद करता है ये जो समाधान और सहमति की दिशा में लोगों को प्रेरित भी करता है। इससे हम समाज में शांति, समझौते और समरसता की स्थापना के लिए प्रयास करते हैं। आगे बात करें कि संघर्ष समाधान के उद्देश्य के बारे में। संघर्ष समाधान का मुख्य उद्देश्य शांति और सहमति को क्या करना है, बढ़ावा देना है। कि भाई ये जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सहमति को लेकर, ये किस लिए है, ताकि शांति को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, संघर्ष को कम किया जा सके और लोगों के बीच में सहमति है उसको बढ़ावा दिया जा सके। यह लोगों को विवादों को रचनात्मक तरीकों से हल करने और टकरावों को कम करने के लिए आवश्यक और कौशल का ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, संघर्ष समाधान में क्या होता है कि भाई लोगों को पढ़ाया जाता है ताकि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मुद्दे संघर्ष को समाप्त कर सकें, वो भी कैसे, रचनात्मक, सही प्रकार से। रचनात्मक तात्पर्य है कि मीटिंग्स में ही हो, बातचीत करके, ना कि किसी प्रकार की हानिकारक चीज़ से। बात करें महत्व की, आधुनिक दुनिया में बढ़ती हिंसा संघर्ष के कारण संघर्ष समाधान का अध्ययन और भी महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, तो देखिए महत्व वही है कि भाई क्यों महत्व है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कहें वर्तमान समय में तो संघर्ष हो रहा है देशों के अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संघर्ष हो रहा है, तो इसको कम करने के लिए ही हम क्या करते हैं, इसको पढ़ाई करते हैं। बात करें प्रक्रिया की, संघर्ष समाधान की प्रक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें लोग विवाद और टकरावों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करते हैं। अब देखिए संघर्ष समाधान क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें हो सकता है अगर ग्रुप के बीच में बात करें कि ग्रुप के बीच में संघर्ष है तो ग्रुप के सभी लोग मिलके वो संघर्ष को सुलझाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है तो दो देशों के बड़े बड़े नेता आके उस चीज़ को सुलझाएंगे। तो मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं।
यह समाधान तकनीकों और विधियों का उपयोग करते हैं जो संघर्ष को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसमें तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग विधियाँ टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है ताकि संघर्ष को नियंत्रित करने में मदद मिल सके। बात करें तत्वों की, संघर्ष समाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, वो ये हैं। सबसे पहले आता है संचार। संघर्ष को सुलझाने के लिए सभी पक्षों के बीच खुली और ईमानदारी संचार होना चाहिए। मतलब जो बातचीत हो रही है वो खुले तौर पे होनी चाहिए, ठीक है, ईमानदारी तौर पे होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी छुपाया ना जाए, तभी अच्छे प्रकार से संघर्ष का समाधान होता है। बात करें समझ की, हमें संघर्ष के मूल कारणों और सभी पक्षों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर हम किसी भी स्तर पर संघर्ष की बात करें और उसके समाधान की बात करें तो ये जरूरी है कि जिन भी पक्षों के बीच में संघर्ष हो रहा है उनके दोनों के पक्ष या फिर दो से अगर ज़्यादा पक्ष हैं तो उन सबके पक्ष को सुनने के बाद संघर्ष पे समाधान किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि शुरुआत में एक या दो पक्ष जो कि बहुत जरूरी है उनके संघर्ष को सुन लिया और आपने मीटिंग में शर्तें रख दी या फिर समझौते कर लिए। नहीं, समझ होनी चाहिए, ठीक है, जितने भी कारण है उस संघर्ष के उन सबके और सभी पक्षों के दृष्टिकोण के बारे में। बात करें सहयोग की, समाधान तक पहुंचने के लिए सभी पक्षों को एक साथ काम करना और समझौते करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि संघर्ष का समाधान तभी होगा जब समझौते होंगे, ठीक है। तो सभी पक्षों को रेडी रहना चाहिए कि हाँ भाई, अगर हमें संघर्ष का समाधान करना है तो हम समझौता करने के लिए भी तैयार हैं। आप बस शर्तें रखिए, हम अपनी शर्तें रखेंगे और हम क्या करेंगे, समाधान कर लेंगे। बात करें आगे उपायों की, संघर्ष समाधान के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है जिसमें ये शामिल है। पहला आता बातचीत। संघर्ष समाधान के लिए बातचीत है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी पक्ष एक समझौते तक पहुंचने के लिए स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बातचीत करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले मीटिंग्स होंगी, बातचीत होंगी, ठीक है, और एक समझौते तक पहुंचने के लिए मीटिंग्स होती हैं। स्वीकार्य समाधान भाई जिसमें सभी की स्वीकृति हो खोजते हैं। फिर आती है मध्यस्थता, एक तटस्थ तीसरे पक्ष को विवाद को सुलझाने में मदद करने के लिए लाया जाता है। आप देखिए, एक ऐसे पक्ष को भी लाया जा सकता है विवाद को सुलझाने के लिए जो कि किसी भी एक तरफ ना हो, ठीक है, वो दोनों तरफ हो और उसका किसी भी एक से ज़्यादा जुड़ाव भी ना हो, ठीक है, और दूसरे से लड़ाई भी ना हो, तभी संघर्ष को सुलझाया जा सकता है। मध्यस्थता मतलब मीडिएटर को लाया जाए, वो बातचीत करें उनसे, दोनों पक्षों से, और फिर सुलझाए। फिर आती है सुलह कराना, यह एक प्रक्रिया है जिसमें तटस्थ तीसरे पक्ष को सभी पक्षों के बीच समझौते करने में मदद के लिए लाया जाता है। देखिए, मध्यस्थता और सुलह करवाने के लिए एक सेपरेट पक्ष को लाया जाएगा जो कि दोनों में से किसी भी साइड नहीं होगा और वो एक तटस्थ होगा। मतलब भाई वो उन दोनों चीज़ों से बिछड़ा हुआ है और उसका काम सिर्फ इतना है कि दोनों की पक्षों को सुनना और उसके बाद उनके बीच में समझौता करा देना। निष्कर्ष की बात करें, संघर्ष समाधान एक महत्वपूर्ण विषय है जो शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज बनाने में मदद करता है। अगर आप अपने आंसर के एंड में निष्कर्ष को लिखते हैं तो आपका जो आंसर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको अच्छे से लिखने के बाद अंत में आपको जिस भी टॉपिक के बारे में वो क्वेश्चन था उसके बारे में आपको 4-5 लाइन में एक्सप्लेनेशन दे देनी है। यह हमें विवाद को संरचनात्मक तरीकों से हल करने और टकरावों को कम करने के लिए आवश्यक कौशल का ज्ञान प्रदान करता है। की पॉइंट्स की बात करें, संघर्ष परिवर्तन सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। संघर्ष परिवर्तन क्या है, समाज में जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया में समूह के उपयोग और समझौते का महत्व होता है, ठीक है। समूह का जो प्रक्रिया है इसमें समूह का सहयोग होना चाहिए और समझौते को महत्व दिया जाता है। समस्या के मूल कारणों की पहचान और समाधान की आवश्यकता होती है। जो समस्या के हम देखिए, समस्या का मूल कारण क्या है कि अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि भाई जो संघर्ष हो रहा है उसका कारण क्या है तो आप कहाँ से उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो जो उसका मूल कारण है उसकी पहचान होनी चाहिए और समाधान के लिए आवश्यकता है। संघर्ष परिवर्तन के लिए 4 मुख्य कदम होते हैं। प्रत्येक कदम में समूह के साथ मिलकर काम करना चाहिए। छठा, समस्या के मूल कारणों की पहचान की जानी चाहिए और समूह के बीच में समझौते किए जाने चाहिए। सेम वही पॉइंट्स है जो कि हमने ऊपर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आप देख सकते हैं, हम बढ़े आगे अगले टॉपिक की तरफ जो कि है संघर्ष प्रबंधन के विभिन्न दृष्टिकोण। एक विशेषज्ञ हुए हैं ओगोनोर 2004 के, ठीक है, 2004 में उन्होंने बताया के अनुसार
संघर्ष प्रबंधन विनाशकारी टकरावों को कम करने के लिए अवरोधक को मजबूत करने की एक रणनीति है। अवरोधक से तात्पर्य आप ब्रेकर्स के बारे में बात करें अगर हम, तो कि उन्होंने बताया कि जो संघर्ष प्रबंधन है प्रक्रिया है विनाशकारी टकराव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऐसा टकराव जो कि विनाशकारी हो सकता है विश्व के लिए, उसको कम करने के लिए अवरोधकों को मजबूत करने की एक रणनीति है। भाई जो ब्रेकर्स हैं उनको लाना। संघर्ष प्रबंधन के अंतर्गत क्या होता है कि भाई कोई संघर्ष हो रहा है तो संघर्ष प्रबंधन क्या करेगा, एक छोटे छोटे ब्रेकर्स बना देगा उनके लिए, ताकि जो संघर्ष हो रहा है वो कम से कम हो और विनाशकारी ना बने। तो ये एक रणनीति है। यह हिंसा को सीमित और टालने पर केंद्रित करता है। हिंसा को सीमित करने पर केंद्रित करता है कि भाई हिंसा कम से कम हो, या फिर हिंसा को पूरी तरह से टालने के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और यह सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करें। जिन भी पक्षों के बीच में युद्ध हो रहा है या फिर संघर्ष हो रहा है वो शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करे या व्यवहार करे। अगले विशेषज्ञ हैं इकिप नोवा 2011, जिन्होंने 2011 में बताया संघर्ष प्रबंधन को अनसुलझे विवादों से निपटने की एक विधि के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, संघर्ष प्रबंधन को किससे परिभाषित करते हैं कि ऐसे विवाद जो कि अभी तक सुलझे नहीं है उसमें हम संघर्ष प्रबंधन का प्रयोग करेंगे और उन विवादों को सुलझा देंगे। यह लोगों को विवाद और शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने में मदद करता है। फिर आता है अगोड़ो 2011 के अनुसार संघर्ष प्रबंधन एक छत्र शब्द है जिसमें 3 अर्थ शामिल है। पहला शब्द है संघर्ष प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो विवाद को कम करती है और सकारात्मकता बदलाव लाती है। ठीक है, संघर्ष प्रबंधन क्या है, एक शब्द है जो कि विवादों को कम करेगा और सकारात्मक बदलाव लाएगा। फिर दूसरा आता है दृष्टिकोण। यह संघर्ष के कारणों, लक्षणों, गतिशीलता, परिवर्तन, रोकथाम, निपटान और समाधान को समझने की एक व्यवस्थित तरीका है। संघर्ष प्रबंधन क्या है, इसमें ये सारी चीज़ों को स्टेप बाय व्यवस्था से सीखा जाता है। कौन कौन सी, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है। ठीक है, संघर्ष के गतिशीलता, उसको परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है, उसमें रोकथाम किस प्रकार लाई जा सकती है, निपटान, पूरी तरह से निपटान किस प्रकार किया जा सकता है, और समाधान के लिए एक व्यवस्थित तरीका है। मतलब पूरे स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें उसमें पड़ी जाती हैं। फिर आता है अनुशासन। यह संघर्ष के अध्ययन और अभ्यास से संबंधित एक ज्ञान का क्षेत्र है। बात करें हाउसमैन 2007 के अनुसार संघर्ष प्रबंधन को प्रासंगिक और अप्रासंगिक विचारों के बीच अंतर करने के रूप में देखा जा सकता है। हाउसमैन बताते हैं कि संघर्ष प्रबंधन क्या है, प्रासंगिक और अप्रासंगिक जो लोगों के विचार हैं उनके बीच में अंतर को स्पष्ट करने के लिए इसको पढ़ा जा सकता है। प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थता करनी चाहिए कि संघर्ष का समाधान हो और भारतीय और लंबे विनाशकारी विवाद को बनाए रोका जा सके। तो हाउसमैन बताते हैं कि भाई संघर्ष का प्रबंधन भी हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर हम के जिस भी स्तर पर संघर्ष हो रहा है वो लंबे और विनाशकारी विवाद को रोका जा सके। निष्कर्ष की बात करें, संघर्ष प्रबंधन एक जटिल विषय है जिसमें विभिन्न दृष्टिकोण शामिल है। यह महत्वपूर्ण है कि हमें इन सभी दृष्टिकोणों को समझे ताकि हम संघर्ष को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित कर सकें। बात करें सरल शब्दों में तो ये जो 4 हमने ऊपर बताए इनके बारे में देख ले। फिर आता है उगुनो, संघर्ष को कम करने के लिए बाधाएं लगाना। फिर आता है इग्निनोवा, विवाद को सुलझाने का तरीका है संघर्ष प्रबंधन। फिर अगोड़ो बताते हैं संघर्ष को कम करने, समझने और बदलाव लाने का एक तरीका है संघर्ष प्रबंधन। और हाउसमैन बताते हैं भ्रांति और दूर करने और संघर्ष समाधान करने का एक तरीका है। ठीक है, हम बात करें आगे संघर्ष प्रबंधन के बारे में और भी थोड़ा सा है। संघर्ष प्रबंधन एक महत्वपूर्ण रणनीति है जो संघर्ष के संदर्भ में विवाद को सुलझाने और समाधान करने के लिए अनुप्रयोगी है, मतलब प्रयोग में लाई जाती है। संघर्ष प्रबंधन क्या है, एक महत्वपूर्ण रणनीति है जो संघर्ष के संदर्भ और विवाद को सुलझाना, जो भी विवाद हो रहा है उसको सुलझाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह एक व्यवस्थित तरीके से हस्तक्षेप करने की तकनीक है, मतलब सही प्रकार से किसी संघर्ष में किस प्रकार हस्तक्षेप किया जा सके। ठीक है, ये वह तरीका है जो लोगों के विवाद को सुलझाने, संभालने और समाधान करने में मदद करती है। इसका मुख्य उद्देश्य विवादों को सुलझाना है ताकि जो विनाशकारी हो रही है वो नहीं बने और व्यवहारों में सकारात्मकता बढ़ावा लाया जा सके। बात करें संघर्ष प्रबंधन का मकसद क्या है।
संघर्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य विवाद को संभालना और समाधान करना है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई जो भी विवाद हो रहा है उसको संभाला जा सके, अगर वो हाथ निकल रहा है तो उसको कम करा जा सके, साथ के साथ समाधान किया जा सके उसका। फिर दूसरा, यह एक प्रबंधन रणनीति है जो संघर्ष के संदर्भ में आवश्यक होती है। ठीक है, एक ये रणनीति है, जब संघर्ष हो रहा है तब ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। विवाद की कमी की बात करें, संघर्ष प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य विवाद को कम करना है। यह विवादों को संभालने और निपटान के लिए विशेष तकनीक का उपयोग करते हैं। सेम वही चीज़ें जो हमने ऊपर भी पढ़ी है संघर्ष प्रबंधन के बारे में। बात करें हिंसा को सीमित करना, तो दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई अगर देश में हिंसा हो रही है तो हिंसा को कम से कम करना, हानियों को रोकना, और जिन भी पक्षों के बीच में हिंसा हो रही है उन पक्षों को सुलझाना या फिर उन पक्षों को समझौते तक लाना। आगे बढ़े संघर्ष प्रबंधन की प्रक्रिया के बारे में। संघर्ष प्रबंधन की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, जैसे कि विवाद की जांच करना, ये बात जान लीजिए। ठीक है, इससे छोटा भी क्वेश्चन बन सकता है, इससे बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो संघर्ष प्रबंधन की प्रक्रिया में पहली चीज आती है कि विवाद की जांच करना। विवाद की क्या जांच? ठीक है, विवाद की जांच करना, विकास क्यों हो रहा है, समाधान की खोज करना, किस प्रकार हम उस विवाद को समाधान कर सकते हैं, और विवाद का समाधान करना। इसके माध्यम से विवाद को संभालने और निपटाने के लिए सही दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। मध्यस्थता की महत्वता। संघर्ष प्रबंधन में मध्यस्थता का महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब मीडिएटर, या आप कहें कि दोनों पक्षों के बीच में मध्यस्थता करवा देना एक जरूरी चीज़ है। मध्यस्थता आवश्यक है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि विवाद के पक्षों को सही समय पर समाधान मिलता है और विवाद लंबे समय तक नहीं बना रहता। संघर्ष प्रबंधन के उपाय। संघर्ष प्रबंधन के उपाय में मध्यस्थता, संवाद, सहमति की खोज शामिल है। ठीक है, जो संघर्ष प्रबंधन है उसके बारे में बात करें, अगर उसके उपायों को देखें तो सबसे पहले आता है मध्यस्थता करवा देना, दोनों पक्षों के बीच में संवाद कराना, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो सहमति करा देना किसी भी टॉपिक के ऊपर, और सहमति को खोजना। ये सभी उपाय विवाद को समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संघर्ष प्रबंधन के लाभ क्या है? संघर्ष प्रबंधन के लाभों में विवाद की कमी है। ठीक है, संघर्ष की सीमा को स्पष्ट करना, सकारात्मकता, संवाद और प्रोत्साहित करना शामिल है। संघर्ष प्रबंधन के उदाहरण व्यावसायिक संघर्ष हो सकते हैं, पारिवारिक वाद विवाद हो सकते हैं, और सामाजिक संघर्षों में संघर्ष प्रबंधन का उपयोग किया जाता है। आप देखिए इसके बारे में, देखिए पारिवारिक विवाद से यहाँ तात्पर्य है कि भाई परिवार में किसी भी बात पे दो जनों के बीच में क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, तो कोई भी मीडिएटर आके या भी कोई व्यक्ति मध्यस्थता उनके बीच में करा दे किसी भी एक चीज़ को लेके, ठीक है, तो क्या होगा, वो संघर्ष समाधान हो जाएगा। विवादों व्यावसायिक संघर्ष हो सकता है, दो बड़े बड़े कंपनियों के बीच में संघर्ष हो सकता है, और सामाजिक विवाद भी हो सकता है। संघर्ष प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में बात करें, आज के समय में संघर्ष प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है क्योंकि लोगों के बीच में विवादों की जो संख्याएं वो बढ़ती जा रही हैं। संघर्ष प्रबंधन की योग्यता, संघर्ष प्रबंधन की योग्यता में सहमति की क्षमता। अगर देखिए जो भी व्यक्ति संघर्ष समाधान करवाना या प्रबंधन करवाने में योग्यता रखता है उसके पास क्या क्षमता होनी चाहिए, सहमति की क्षमता। उसके पास ऐसी क्षमता होनी चाहिए दोनों पक्ष के बीच में सहमति करा सके। व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी उस व्यक्ति को समझ में आनी चाहिए, और समाधान तकनीकों का ज्ञान उसके पास होना चाहिए। इस प्रकार संघर्ष प्रबंधन एक महत्वपूर्ण और आवश्यक रणनीति है जो विवादों को संभालने और समाधान करने में मदद करता है। यह एक सकारात्मक संवादपूर्ण दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है जो समाज में शांति और समरसता को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो संघर्ष प्रबंधन के बारे में ये सारी चीज़ें थी। मेनली जो चीज़ें हैं वो आपको बस याद होनी चाहिए, आपको एग्जाम में आंसर अपने आप ही बनाना है कि संघर्ष प्रबंधन क्या है, कि भाई कोई भी संघर्ष हो रहा है उसको किस प्रकार से निपटाया जा सके, कम से कम किया जा सकता है, हानि को रोका जा सके और उनके बीच में मध्यस्थता कराई जा सके। ये सारे पॉइंट आपको वहाँ पे बना के लिख देने हैं। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट 1 का पार्ट बी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नोट्स आपको कैसे लगे आप हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर नोट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सारी की सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी। टेलीग्राम की जुड़िए हमसे, इंस्टाग्राम पे जुड़िए, आपका कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे न्यू नोट्स जो है वो अभी ब्लॉगर की वेबसाइट पर अपलोडेड नहीं है, तो हम जल्द से जल्द इन्हें भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में
ये इस सब्जेक्ट के नोट्स जल्दी हमारे नोट्स की साइट पे भी उपलब्ध होंगे, तो आप वहाँ से जाके इन्हें पढ़ ले सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा एप्लीकेशन, द लर्नर्स कम्युनिटी TUSOL। अब इस एप्लीकेशन के अंतर्गत आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब फ्री है सब कुछ। जितने भी हमारे पेड नोट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको फ्री में देखने को मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके क्लिक करिए और सारे के सारे नोट्स से अपनी स्टडी करना चालू कर दीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर के हो गए, ठीक है, फोर्थ के हो गए, फिफ्थ के हो गए, सिक्स्थ के हो गए, इन सभी सेमेस्टर के नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर फ्री में देखने को मिलेंगे। तो जाइए स्टडी करिए और एग्जाम में अच्छे नंबर पाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।